तो मंदाकिनी जी, हाँ। जी ये नाच के जो उत्सव के माहौल में हाँ। कहीं हम ये ना बताना भूल जाएं कि आगे कार्यक्रम में और क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल, आपने देखी शुरुआती ऐसे कही आप नाचने लग गई, आपको हाँ, डांस पसंद भी है। बिल्कुल। और मैं भी आपको देख रही थी कि बिल्कुल ऐसा ही नृत्य आप कर रही थी जैसा कि फिल्माया गया था। हाँ बिल्कुल वैसा तो नहीं था। हाँ। वो तो अभिनेत्री अदाकारा ही कुछ अलग है, बहुत गुणी है। लेकिन हम सब हमारे जो सखी सहेली का परिवार है वो खुशियां अभिव्यक्त करती हैं, कभी बिल्कुल, नाच बिल्कुल। के, कभी गा के, कभी अलग अलग तो तरीके से। नृत्य इसी का नाम है दीपा, जी। जहाँ हम अपनी खुशियों को किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हाँ। नाच कर, गा कर, दौड़ कर, और एक शरीर जो है वो लयबद्ध गति से अपनी अभिव्यक्ति देता है किसी बिल्कुल। गीत को सुनकर, किसी संगीत को सुनकर, और उस लयबद्ध जो हमारा शरीर है उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी कहानियों को दुनिया के सामने रखते हैं। जी। बस यही नृत्य है। ये नृत्य है। हाँ। और अगर इसको बिल्कुल परिभाषित तरीके से बोले ना तो बोलते हैं कि जब लयबद्ध तरीके से हम अपने अंग प्रत्यंग भाव भंगिमाओं का प्रस्तुत करते हैं और उसमें हम कभी कोई कहानी सुनाते हैं या कभी कोई पौराणिक कविता भी होती कथाओं है। को, हाँ, को हम व्यक्त करते हैं या कभी कविताओं का जिक्र हाथों और पैरों के माध्यम से होता है। तो उसे नृत्य कहते हैं। बिल्कुल, जहाँ आंखें भी बोलती हैं, आपकी उंगलियां भी नाचती उंगलियां हैं, भी है ना? नाचती हैं, यहाँ तक कि भौएं भी चलती है। तो ये नृत्य दिवस जो क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हम मना रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आज विरासत स्थल पे रहेगा, क्या रहेगा बताइए? भीमबेटका। हम चलेंगे मध्य प्रदेश के भीमबेटका के प्रस्तर खंड पे कि उसमें क्या ऐसी खासियत है जो इसे विरासत के तौर पर रखा गया है। हाँ। और महिलाएं खुद का भी ध्यान रखें। हर बार हम कहते हैं क्योंकि महिलाएं अपना ही ध्यान नहीं रखती हैं, पर परिवार का ध्यान रखती पूरे हैं। घर का ध्यान हो जाता है, लेकिन बस हम फिर अपने लिए जब बात आती है ना तो आलस कर जाते हैं। हाँ, इग्नोर करते हैं, खुद को उपेक्षित कर देते हैं। तो इस पर वो रखें ध्यान। और एक बातचीत हम करेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हल्की फुल्की बातचीत होगी और ये हमारे श्रोताओं का सेगमेंट है जहां वो लिखेंगे कि इस कहावत को चरितार्थ करता कोई विषय आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। हाँ, तो हमें बताइए। बिल्कुल बताइए। क्या कहीं ऐसा कुछ किस्सा आपके सामने आया या सुना जहां आपको लगा ओफो, नाच न जाने और आंगन टेढ़ा। तो हमारे श्रोताओं के विचार हम उनका इंतजार करते हैं। और अब एक गीत फिर से अंतराल लेना होगा और अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। बिल्कुल। और डफली की ताल पे हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने अपने पैर थिरकाए ये भी जरा बताते चलिएगा। बिल्कुल, आज तो हमारे श्रोता लगातार हमारे साथ नृत्य करने वाले हैं। जी बिल्कुल, है ना? आज हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे। ऐसा? और उन्हें वो लेट के जो हल्की सी थकान जो उतारने का मन होता है ना इस वक्त, खाना खाने के बाद, खाने के बाद रेडियो सुनते सुनते जो थोड़े से आँख लगती है, वो नहीं लेने देंगे आज। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर। जी, बताइए आप। को एक मूल्यवान रूप में बढ़ावा देता है जिसे सभी अपना सके। और इस दिन का जो उद्देश्य होता है, खासतौर आज के दिन का, वो है कि किसी भी नृत्य के निहित मूल्य के बारे में आपको जागरूक करना और नृत्य समुदाय को अपने काम को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना और इस विधा को सशक्त बनाना। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का विचार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था, जिसे ITI भी कहते हैं, इस नृत्य समिति ने तैयार किया था, जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में यूनेस्को का एक आवश्यक भागीदार है। हाँ बिल्कुल, हर साल समिति वैश्विक नृत्य समुदाय को एक विशेष संदेश देने के लिए प्रसिद्ध कोरियोग्राफर या नर्तक का चयन करती है, जिसमें नृत्य के महत्व और दुनिया भर के लोगों को जोड़ने की इसकी क्षमता पर भी बताया जाता है, प्रकाश भी डाला जाता है। और इस दिन
लोगों को अपने आनंद के लिए नृत्य अपनाने और दूसरों के साथ नाचने की खुशी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसीलिए आज हम अपने श्रोताओं के साथ इंटरनेशनल डांस डे मना रहे हैं। ये संदेश आया है, ये कहती हैं कि देखिए दोनों जो हमारी सखियां हैं, बहनें नाचते गाते कार्यक्रम लेकर आई हैं और फिर सरगम का ये नृत्य वाला गीत अदाकारा जया प्रदा पर फिल्माया गया, ये उन्हें बेहद पसंद आया। और एक ने लिखा है कि इस गीत पर हमने बहुत बार डांस किया है, घुंघरू बांध के अपनी सहेली के साथ। डफली के लिए उन्होंने थाली को डफली बना लिया था। और वो भी क्या मस्ती भरे उनके दिन थे बचपन के, काश वो दिन फिर से लौट आए। बिल्कुल सही कहा आपने, नृत्य है ही ऐसी विधा क्योंकि शरीर को लयबद्ध तरीके से हम करते हैं और अपना जो संदेश है श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने लाते हैं। और ये जो नृत्य है वो व्यक्ति की भावनाओं को, इनके विचारों को और जो सांस्कृतिक हमारी देश की पृष्ठभूमि है इसको व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। जैसे कि अगर हम लोक नृत्य की बात करें, है ना, हर अपने देश का एक लोक नृत्य अपने होता है। तो आप किसी राज्य का लोक नृत्य है वो कर सकते हैं, आप भरतनाट्यम सीख सकती हैं, आप कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, छाऊ है, बहुत सारी विधाएं हैं नृत्य की। तो आप इन सभी को, आधुनिक नृत्य भी है, आप उनको भी जैज भी सीख सकती हैं। बिल्कुल हर तरीके से आप नृत्य को सीख सकती हैं। तो आप ये बताइएगा आपके घर में क्या कोई बच्चा आपका या आपकी बच्ची, आप उन्हें नृत्य सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, आगे बढ़े हैं क्या इस विषय पर कोई आपका विशेष शौक है तो इसका जिक्र आप कर सकते हैं। सभी सखी सहेलियों सहित ये बात जानना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ जो दीपा है ना, उनको तो विशेष शौक है और वो जब भी मौका लगता है नाच उठती है ना। तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता भी है और सबका एक शौक होता है ना मंदाकिनी जी। जैसे थिएटर का आपको थिएटर करना पसंद है और हमारी यहाँ पर भी हमारी अन्य सखी सहेलियों के सबके अपने शौक हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नृत्य की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग है। किसी के लिए नृत्य मनोरंजन का जरिया है तो किसी के लिए नृत्य भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। कोई नृत्य में आनंद की अनुभूति करता है तो किसी के लिए ईश्वर की साधना है। नृत्य अगर सुनहरे भविष्य की राह है तो कामयाबी का ठिकाना भी है। नृत्य अगर संस्कृति को आगे बढ़ाने का साधन है तो खुद की खोज का संसाधन भी है। पर नृत्य यहीं तक सीमित नहीं है, हर व्यक्ति के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, फिर चाहे वो लोक कला हो, शास्त्रीय हो, बॉलीवुड नृत्य हो, वेस्टर्न डांस, कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। जी बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि ये ऐसी कला है जो व्यक्ति को अपने अंतर्मन में झांकने का मौका देती है। सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डिसिप्लिन में भी ये हमें मदद करती है। इसे भावनाओं की अभिव्यक्ति की कला भी कहा जाता है। हर साल नृत्य की विविधता को महत्व देने के लिए और इस कला के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था। नाच यानी डांस न सिर्फ मन को सुकून और शांति देता है बल्कि सेहत को भी अच्छा रखने का काम करता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नृत्य करना, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि जिन्हें आधुनिक बैले हर साल 29 अप्रैल को होता है ये दिवस, और जो जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्म की सालगिरह है, जिन्हें आधुनिक बैले यानी शास्त्रीय रोमांटिक बैले जैसा कि आज हम जानते हैं, न कि आधुनिक बैले, क्योंकि इसे कभी कभी समकालीन बैले के साथ भ्रमित किया जाता रहा है, का पिता या निर्माता माना जाता है। यह दिन जो आज का दिन है, दुनिया भर में स्थिति पर आयोजित कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के माध्यम को दर्शाता है। बिल्कुल। एक संदेश कहता है नृत्य दिवस है, हमने 4 वेदों में भी इसका के बारे में पढ़ा है और हर साल की तरह इस साल भी इसकी थीम होगी जो नृत्य कौशल के विभिन्न प्रकार के विकास में सहायक होगी। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि भाई वाह, नृत्य का भी ये दिवस, ये भी राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक। तो आपने जैसा भी पढ़ा भी था, वो कहते हैं कि नृत्य जो है मानवीय प्रेम, शारीरिक रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है। शिव ने अपने रौद्र रूप के साथ तांडव नृत्य कर मीरा प्रभु के प्रेम में लीन होकर नाची थी। तो ये इनके प्रकार हैं जो आज हम नाचते हैं। बिल्कुल। और इस साल का थीम है मंदाकिनी जी, डांसेस यूनिफाइंग पावर टू ट्रांसेंड कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी कि नृत्य जो है इसमें वो शक्ति है जो एक सामाजिक
और भौतिक कल्चरल जो बाउंड्री है, हाँ, उसको सीमाओं हाँ, को एक कर देती है। अरे कहीं ये सीमाओं से असीमित हो जाती है। असीमित है, सीमाओं के पार है जाकर आप काम करते हैं, कोई सीमा रेखा में इसे नहीं बांधा जा सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जो नृत्य है वो मानवीय प्रेम, शारीरिक रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है और नित्य दिवसीय नृत्य के प्रति जागरूक होने के लिए मनाया जाता है। जिन जिन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है माता पिता के जरिए, वो अपना कैरियर बना लेते हैं और इसमें सेहत का भी सुरक्षित राज छुपा है। बिल्कुल। और एक श्रोता देखिए आपकी तारीफ में क्या लिख रहे हैं। अच्छा। अरे लिखते हैं कि बेटिया दीपा भी एक अच्छी अनाउंसर होने के अलावा एक बेहतरीन नृत्यकार भी हैं। फिल्मी गीतों के शब्द और संगीत के ताल के साथ होठ मिलाते हुए अभिनय करती हुई कई रील्स मैंने देखी हैं। आशीर्वाद के साथ आपको शुभकामनाएं दी जा रही हैं दीपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं का। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये अभिव्यक्ति की, हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक तरीका है और कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि आज तो खूबसूरत अंदाज में सखी सहेली की शानदार शुरुआत हुई है, तो आपको भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। अरे बात, चलिए हमारे श्रोताओं की शुभकामनाएं सर माथे पर। बिल्कुल। और अब सुन लें प्यारा सा गीत। चलिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। विविध भारती पर हम लेकर आ रहे हैं सखियों के लिए, सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस सप्ताह हम हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करेंगे इसी गुरुवार यानी 1 मई को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। अगले हफ्ते से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, यानी 6 मई से आपको फोन करना है प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। लेकिन इसकी पहली रिकॉर्डिंग हम करेंगे इसी हफ्ते गुरुवार यानी 1 मई को। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दे, 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो याद है ना, हेलो सहेली की पहली रिकॉर्डिंग गुरुवार यानी 1 मई को, प्रसारण शुक्रवार दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो दीपा, सुना कुछ तुमने? बिल्कुल कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू होने जा रही है। हाँ। और अब हम अपनी सखियों से प्रत्यक्ष रूप में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब रिकॉर्डिंग के जरिए बात कर सकते हैं। और देखिए, इसकी जो रिकॉर्डिंग का समय जो बताया गया है 1 मई को यानी गुरुवार को होगा ये पहला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 11 से 12 के बीच में, और इसका प्रसारण शुक्रवार को 3 बजे से होगा। और तो उसके बाद ना, हाँ, गुरुवार के बिल्कुल सखियों के लिए ये कार्यक्रम विशेष उन्हीं की फरमाइश पर कि हेलो सहेली कार्यक्रम में सखियां हमसे बात कर सकेंगी अपने दिल की बात, अपनी दिनचर्या, वो क्या चाहती हैं, कैसे जीवन को जी रही हैं, क्या क्या बातें सोचती हैं, उनका भविष्य में क्या सोच है, इन सभी विषयों पर हम सखियों से बातचीत करेंगे 1 मई को 11 से 12 के बीच में। बिल्कुल, ठीक है। और उनके पसंदीदा गीत तो होंगे ही। तो अपनी पसंद के गीत वो छांट कर रखें और बना ले एक लिस्ट कि कौन कौन से गीत उन्हें सुनने हैं, है ना। और इसके अलावा 6 मई के बाद से प्रत्येक मंगलवार को ये कार्यक्रम जो है रिकॉर्ड किया जाएगा 11 से 12 के बीच में। जी ठीक है। तो अब हमें एक अंतराल तो लेना पड़ेगा दीपा जी। हाँ, मन नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा।
तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है और चलते हैं आज भीमबेटका की गुफाओं में। बिल्कुल चलते हैं। चलिए बताइए क्या है ये जगह, कहाँ इसको कैसे देखना है और कब जाना चाहिए? जी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये मानव इतिहास और रचनात्मकता का एक अमूल्य अवशेष। भीमबेटकी गुफाएं जी 243 शैलाश्रयों से भरपूर है ये शानदार विश्व धरोहर स्थल। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों की कलात्मक अभिव्यक्ति है और अस्तित्व के अनुभवों को हमें महसूस भी करवाता है। और भीमबेटका गुफाएं मनुष्य के विकास का एक जीता जागता प्रमाण है जो हजारों वर्षों से फैले उनके इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में हमें समृद्ध जानकारी प्रदान करती है। जी, भीमबेटका शैलाश्रय यानी कि जो पत्थरों के अंदर जो आश्रय बनने जैसे गुफा जैसी जो बन गई है उसमें आकृति, वो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ऐतिहासिक काल के हैं और प्रारंभिक मानव जीवन और पाषाण युग के साक्ष्यों को प्रकट करते हैं। जो अचेलियन काल यानी कि जो औजार पत्थर जो उस समय बनाए जाते थे, जब औजार के लिए पत्थर ही इस्तेमाल किए थे, पत्थरों के औजार होते थे वो। जी, वो वाले समय से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है ये जगह और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 7 पहाड़ियों से बना हुआ है, जिसमें 750 से अधिक शैलाश्रय हैं और उसमें से कुछ तो कहते हैं कि 10,000 साल से भी पुराने से भी पहले बसे हुए थे। और ये आश्रय स्थल मानव बस्तियों के विकास का पता लगाते हैं। शिकारी संग्राहक से लेकर कृषि तक जो प्रागैतिहासिक समय को भी दर्शाया जाता है। और भीमबेटका की प्रागैतिहासिक जो गुफा चित्रकारी है वो 10,000 ईसा पूर्व की है। जानवरों की बात करें, प्रारंभिक पाषाण युग की गतिविधियों की बात करें और अगर बाद के दृश्यों जैसे घोड़े पर सवार योद्धाओं की बात करें, इन सभी को ये दर्शाती है। और जो विशेषण की कहते हैं कि कांस्य युग का वो समय था और इसमें हमारे देश की सबसे पुरानी रॉक कला है और ये सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से भी एक मानी जाती है। जी, अब ये पता कैसे लगा? तो 1957 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने भीमबेटका गुफाओं की एक आकस्मिक खोज उनसे हो गई थी। जब वो पत्थरों में अपने काम कर रहे थे, रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तब उन्हें ये खोज मिली थी और प्रारंभिक मानव सभ्यता की सांस्कृतिक कथा को समझने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर फिर ये खोज साबित हुआ। महाकाव्य महाभारत में भीम के नाम पर रखा गया भीमबेटका का, अगर हम मोटे तौर पर उसका इन सब की चित्रकारी हम वहाँ पे बहुत बखूबी देख सकते हैं। और चित्रों के रंगों ने समय के प्रभावों का भी कुशलता पूर्वक उसमें चित्रण किया है और इसके लिए प्राकृतिक रंग जैसे मैग्नीज, हेमेटाइट, लकड़ी का कोयला और पौधों की पत्तियों का उपयोग भी किया गया है। जी, सबसे पुरानी पेंटिंग लगभग 12,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि हालिया पेंटिंग लगभग 1,000 साल पुरानी मानी जाती है। और भीमबेटका में लगभग 600 गुफाओं में से 12 गुफाएं ही आम जनता के लिए खुली हुई हैं। जी और ये गुफाएं हमारे पूर्वजों के जीवन की एक रंगीन झलक हमें प्रस्तुत करती है। टूटे हुए दर्पण के टुकड़े भी वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। हाँ, वो भी कलात्मक तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज आपने बहुत ही सुंदर जगह की हमें सैर करा दी है और अब सुनते हैं, मन कर रहा है ना कि वहाँ जाया जाए और देखा जाए इन सब चीजों को कि कैसी है ये चीजें और इनके बारे में जो हमने पढ़ा, जो हमने आज तक सुना है, क्या वो कितना सच है, देखने पर क्या महसूस होता है, वो तो जाकर ही पता चल सकता है। बिल्कुल। और क्या महसूस कराएंगी आप? और आपको एक प्यारा सा गीत महसूस करवाना चाहती हूँ। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। विविध भारती पर हम लेकर आ रहे हैं सखियों के लिए, सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस सप्ताह हम हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करेंगे इसी गुरुवार यानी 1 मई को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। अगले हफ्ते से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, यानी 6 मई से आपको फोन करना है प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। लेकिन इसकी पहली रिकॉर्डिंग हम करेंगे इसी हफ्ते गुरुवार यानी 1 मई को। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया।
रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो याद है ना, हेलो सहेली की पहली रिकॉर्डिंग गुरुवार यानी 1 मई को, प्रसारण शुक्रवार दिन में 3 बजे से, सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो दीपा, हमारी सखियां तैयार हो जाए इस कार्यक्रम के लिए। हाँ बिल्कुल। और गुरुवार को दोपहर 1 बजे से रिकॉर्डिंग, क्योंकि 11 बजे से 1 तारीख को 11 से 12 के बीच में रिकॉर्डिंग करें और अपना ध्यान भी रखें। जी बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना है। सखियां अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं और ये शिकायत हर एक को होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह रहती हैं। बिल्कुल। और देखिए, ऐसा ही एक मैसेज भी आया है कि महिलाएं कभी कभार क्या, अक्सर ही ऐसा होता है कि सबका ध्यान रखती हैं लेकिन अपना बिल्कुल नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेहत का ख्याल रखते हुए आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अपने टिफिन का भी ध्यान रखना होता है। ऑफिस जाती हैं अगर आप, तो ऑफिस जाते वक्त क्या होता है कि सबके टिफिन में महिलाएं खूब अच्छी पोषक तत्व वाली चीजें तो पैक कर देंगे, लेकिन अपनी सेहत और अपने लंच का की जब बात आती है तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो सिर्फ लंच का ही नहीं, अपने घर का भी ध्यान रखे और छोटे छोटे फैसले में भी अपनी रुचि रखिए और उस पर भी ध्यान दीजिए कि भाई फैसलों में भी हमें अपनी भागीदारी निभानी है। और हमने अपने श्रोताओं से बात की थी ना कि आपके घर में आपके बच्चे क्या डांस सीखते हैं। तो एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी ने भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा ली है और उसका प्रोग्राम पुणे में हुआ भी है। क्या बात। हाँ, और एक आपके बारे में तो भाई आपके बहुत दीवाने हैं, लिखते हैं कि भाई दीपा जी भी नृत्य में पारंगत है और हम उनके वीडियो देखते रहते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अपने वैचारिक नृत्यों में तो समूची सृष्टि ही है, हम सभी उस नृत्य के दर्शक हैं जो स्वयं घटित हो रहा है। उस नृत्य को करते रहने के लिए किसी पाठशाला में किसी को जाना नहीं पड़ता है। बहुत ही गहरी बात इन्होंने लिखी है। श्रोताओं को बहुत सारी धन्यवाद देते हुए एक मैसेज और पढ़ना चाह रही हूँ। ये लिखते हैं कि मैं लिखने में थोड़ा लेट हो गया। मंदाकिनी बहन जी नमस्कार करते हुए कहते हैं कि नृत्य की बात है तो मेरी दोनों लड़कियां समाज के हर नृत्य प्रोग्राम में भाग लेकर प्रथम या द्वितीय स्थान पर ही आती हैं। अरे वाह, क्या बात है। और कहीं सीखा नहीं है उन्होंने। अच्छा, खास बात यह है। और दोनों अच्छी खासी दोनों अच्छा खासा डांस कर लेती हैं। कुदरती देन है। तो मैं बड़ा गौरव महसूस करती हूँ। बिल्कुल गौरव महसूस करना चाहिए आपको अपनी बेटियों पर और इनको आगे बढ़ाना चाहिए आपको। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के जो विषय हैं सभी अच्छे हैं, पर ये सबसे अच्छा विषय है कि महिलाओं को अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। पर क्या करें, हम सबका ध्यान रखते रखते अपना भूल जाते हैं। मैं एक गृहस्थ महिला हूँ, अभी भी काम करके आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। शारीरिक रूप से बहुत थक गई हूँ, पर आपके प्रोग्राम और आपकी मीठी आवाजें सुनकर थकान दूर हो जाती है। इतने में ही मन खुश हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ना, ये बात जब ये है कि हम सेहत का ध्यान क्यों रखना चाहिए, फिट भी रहते हैं हम और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। बिल्कुल। और इसको रखने के लिए क्या क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान हम जो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि नाश्ता करना कभी ना भूलें। बिल्कुल सही बात है। नाश्ता जो कि हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अरे अब लेट हो गया, अब आगे अब खाना ही खा लेंगे। अब आज कुछ फला काम में, कभी कोई फला काम में लेट हो जाते हैं, कभी कुछ और चीज में। तो वो हम सबसे पहले अपना छोड़ देते हैं और 1 कप चाय पी लिया बस, और लगे पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। बिल्कुल। मेरी एक सहेली बताया करती थी दीपा कि उनकी जो बहू आई है वो 3 बजे से पहले खाना ही नहीं खाती है। सुबह 8 बजे 1 कप चाय पीती है वो और उसके बाद सीधे 3 बजे ही खाना खाती है। दिन भर काम करती है, कितना भी कह लो कहना नहीं मानती है। देखिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दिन ढलने के बाद उनकी ऊर्जा फिर खत्म हो जाती है और समय जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तब आपका क्या हल होगा ये हम समझ नहीं पाते। अभी तो हम एक यंग एज होती है, हमारी जवानी की उम्र होती है, हमें लगता है कि बहुत ताकत है हमारे भीतर, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय तो होता ही है ना। बिल्कुल। और रोज कोई ना कोई एक फल जरूर खाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है ताकि आपको हर तरह का पोषण मिलता रहे। पानी खूब पीना चाहिए। पानी पीने के मामले में महिलाएं थोड़ा सा लापरवाह हो जाती है। सभी पर नहीं कहते हम, लेकिन ऐसा होता है कि हम पानी कम पीते हैं क्योंकि दिमाग में काम रहता है ना। तो अक्सर उसमें हम ऐसे कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं। तो पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखिए और ये आपकी गंदगी को, शरीर की जो अंदर गंदगी है उसे भी साफ करता है और आपका बीपी भी इससे कंट्रोल में रहता है। जी बिल्कुल। और आयरन की भी कमी का ध्यान रखना चाहिए कि आयरन की कमी तो कहीं नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह से थकान बहुत
होती है, तो आप अपने खाने में अनार को शामिल कर सकते हैं। इसी तरह की फल सब्जियों को भी आप शामिल कर सकते हैं जो कि आयरन से भरपूर हो। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि अब महिलाएं अपना ध्यान रखेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हमसे वादा भी वो करेंगे। हाँ, तो देखा आपने दीपा, आज तो आपने पूरी तरह से नाचने गाने का मूड बना रखा है और आपके गीतों का जो चयन है वो भी इसी तरह से है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रही थी जी। मैं क्या हाँ, अभी हमने आपको बोला नाच एक थोड़ा सा डांस करके दिखाइए, तो आप ऐसे क्या बहाने करने लगी कि मैं डांस करके दिखाऊं? हाँ। अरे क्या बात कर रही हो दीपा, यहाँ कहाँ नाचूंगी मैं? देखो ना कितना टेढ़ा आंगन है, मैं नाच सकती हूँ इस टेढ़े आंगन में? अब देखिए, अब आप ये तो बहाना बना रहे हैं। ऐसे मत करिए, मुझे चौड़ा और बड़ा आंगन चाहिए नाचने के लिए। क्या बात है, ये तो देखिए बहानेबाजी हुई कि भाई हमें डांस आता नहीं, इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि हमें नाचना नहीं आता। अब आप आंगन को आप दोष नहीं दे सकते। अब आप ये कहावत लाना चाहती है मेरे ऊपर कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा? बिल्कुल, देखिए ना, ये इसी तरह की बातें हमारे सखियों ने भी लिख भेजी है कि भाई ये तो बहुत ही गंभीर कहावत है। और हमारी सुप्रसिद्ध पड़ोसन फिल्म के जो प्रमुख गीत का वाक्य भी है, जिसका मतलब ये है कि जब कोई कार्य करने ना आए तो कहिए कि आंगन टेढ़ा है। वो महमूद साहब बोलते भी हैं, बहुत ही प्यारा गीत है वो, बहुत प्यारा है। हाँ। और उस कार्य करने से ही छुटकारा पा लीजिए। तो मैंने छुटकारा पा लिया ये कहकर कि आंगन टेढ़ा है। लेकिन सखियों, आप बिल्कुल भी चिंता न करिएगा, एक दिन हम मंदाकिनी जी को नचा के ही रहेंगे। आगे ये लिखती है कि समाज में अक्सर ही ऐसे लोग मिल जाया करते हैं। साधारण शब्दों में ऐसे लोग कर्मठ नहीं बल्कि कामचोर से होते हैं, और इस मुहावरे के बहुत सारे वाक्य प्रयोग में भी आते हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब आपके पास दक्षता तो है नहीं, आप दम भरते हैं कि हम तो सबसे बढ़िया कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जब आप फिसड्डी साबित हो जाते हैं तो खींच उतारते हैं कि ये बात थी, ये कमी थी, तरह तरह के कारण गिना डालते हैं। और ऐसा होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, ये होता तो बहुत अच्छा होता। बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा और उनकी अति उत्साही प्रवृत्ति उन्हें समाज में अपने को सबसे ऊपर रखना चाहती है। वे कोई आयोजन हो, कहीं नृत्य गीत का कार्यक्रम हो, दिखाना चाहते हैं कि वे सबसे आगे हैं। लेकिन जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो कह पड़ते हैं कि साउंड सिस्टम ही खराब था या प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं थी, हारमोनियम बजाने वाला अलग ही राग बजा रहा था, नहीं तो हमारा गाना इतना उखड़ता नहीं। हाँ, देखिए ये कितने अच्छे से उन्होंने हमें समझाया है। अच्छा, एक लिख रही हैं कि जब व्यंजन कुछ गड़बड़ा जाता है ना, तो हम अपने आप को नहीं, हम जो व्यंजन जिसने बताया है, हम उसके ऊपर दोष डाल देते हैं, या उस दोस्त पे जिसने की बताया था कि उसने हमें थोड़ी ना पता था, ये तो हमारी दोस्त ने बताया था, तो वैसा हमने रेसिपी बना दिया। रेसिपी की गलती हम क्या करें? मुझे तो लगता है उस वक्त कढ़ाई को दोष दे देना चाहिए कि कढ़ाई जो है छोटी है, बड़ी है, तेल ज्यादा या कम था, इसलिए हमारा व्यंजन बिगड़ गया। यानी नाच न जाने आंगन नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।